हाय गाइड, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 12 अगस्त 2021। तो 12 अगस्त 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पर जाएं तथा लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम के गैर पुनः पूर्ति के लिए दंड की योजना कब से शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 1 अक्टूबर। भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम की गैर पुनः पूर्ति के लिए दंड की योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसके अनुसार वह उन एटीएम या डब्ल्यूएलए पर मौद्रिक दंड लगाएगा जो नकदी से बाहर हो जाते हैं। एटीएम में नकदी की अनुपलब्धता के कारण जनता को होने वाली असुविधा से चिंतित आरबीआई ने ऐसी मशीनों में नोटों की समय पर पुनः पूर्ति करने में विफल रहने के लिए बैंकों को दंडित करने का निर्णय लिया है। एटीएम के माध्यम से जनता के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध है। यह सुनिश्चित करने के लिए एटीएम की पुनः पूर्ति न करने के लिए दंड की योजना तैयार की गई है। मतलब कि एटीएम में यदि नो कैश लिखा हुआ है यानी कैश न रहने पर उस बैंक पर, जिस बैंक का वह एटीएम होगा उस बैंक पर चार्ज लग सकती है। दंड की मात्रा क्या होगी इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। महीने में 10 घंटे से अधिक के किसी भी एटीएम से कैश आउट करने पर प्रति एटीएम 10,000 का एक समान जुर्माना लगेगा। WLA यानी व्हाइट लेवल एटीएम के मामले में उस बैंक से जुर्माना लगाया जाएगा जो उस विशेष WA की नकदी आवश्यकता को पूरा कर रहा है। बैंक अपने विवेक से WLA ऑपरेटर से दंड की वसूली कर सकता है। तो इतना बात जान लिए कि एटीएम में यदि अब कैश नहीं रहेगा, 10 घंटे से ज्यादा कैश रहता है तो उस बैंक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। अब बात हुई है आरबीआई के बारे में, तो हम लोग आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के अर्थव्यवस्था को भी कंट्रोल करता है। इस बैंक का संस्थापक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसकी स्थापना ब्रिटिश राज में हुई थी, यानी 1 अप्रैल 1935 को ही कोलकाता में हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास जी हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन देश में पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि आईटी मंत्रालय। भारत इस साल 20 अक्टूबर से देश में पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा। इस वर्ष की बैठक का विषय डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट यानी इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया है। इस घोषणा के साथ संयुक्त राष्ट्र आधारित फोरम का भारतीय अध्याय यानी इंटरनेट गवर्नेंस फोरम शुरू हो गया है। यह इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने के लिए एक इंटरनेट शासन नीति चर्चा मंच है। आईटी मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 के समन्वय समय के समिति के अध्यक्ष नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 के शुभारंभ की घोषणा की है। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया और किस कंपनी ने बच्चों के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन दुनिया बनाने की संयुक्त पहल शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि फेसबुक। यूनिसेफ इंडिया और फेसबुक ने ऑनलाइन सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए 1 साल की संयुक्त पहल शुरू की है। साझेदारी ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है। इसका उद्देश्य बच्चों के लचीलेपन और डिजिटल दुनिया तक सुरक्षित रूप से पहुंचने की क्षमता में सुधार करना, बच्चों के खिलाफ हिंसा और बच्चों, परिवारों और समुदायों पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना और हिंसा को बेहतर ढंग से रोकने और प्रतिक्रिया देने के लिए समुदाय और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के कौशल को बढ़ाना है। अब बात हुई है यूनिसेफ तथा फेसबुक के बारे में, तो दोनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यूनिसेफ
यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसका यह यूनिसेफ एब्रीविएशन के रूप में जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है तथा इसका वर्तमान में हेड है हेनरिएटा एच फोर। इसका वेबसाइट है www.unicef.org। इसका यह एक्टिव है 11 दिसंबर 1946 से इसकी स्थापना हुई थी, तब से लेकर अभी तक एक्टिव है। अब फेसबुक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस कंपनी है जिसकी स्थापना फरवरी 2004 में यूएसए में की गई थी। इसके वर्तमान में सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग तथा इसके फाउंडर भी मार्क जुकरबर्ग ही थे। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में तथा इसको फाउंडर थे मार्क जुकरबर्ग, एडुआर्ड सेवरिन, डस्टिन मोस्टविज, एंड्रयू मैकुलम, चिर्स ह्यूग्स। इन सभी मार्क जुकरबर्ग इनमें मेन थे तथा इनके दोस्त मिलकर कुछ हेल्प के साथ ऐसा किए थे। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें नामित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि मोहम्मद मुखबेर। यह इमेज में मोहम्मद मुखबेर इन्हें हाल ही में ईरान के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्वीकृत एक शक्तिशाली राज्य के स्वामित्व वाली न्यू की अध्यक्ष को अपने पहले उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया है। मोहम्मद मुखबेर ने कई वर्षों तक सेताज तथा इमाम खुमैनी के आदेश के निष्पादन के रूप में जानी जाने वाली न्यू का नेतृत्व किया है। अब बात हुई है ईरान के बारे में, तो ईरान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह है वर्ल्ड मैप में ईरान तथा ईरान जो कि मिडिल ईस्ट में पड़ने वाला एक देश है। यह है देश का लोगो तथा यहाँ का कैपिटल है तेहरान तथा ईरानियन रियाल यहाँ का करेंसी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का पांचवा प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने स्वयं सहायता समूहों के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण की सीमा कितना कर दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 20 लाख रुपए। पहले यह 10 लाख रुपए थी, इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को संपार्श्विक मुक्त ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। DAYNRLM गरीबों विशेषकर महिलाओं के लिए मजबूत संस्थानों के निर्माण के माध्यम से गरीबी में कमी को बढ़ावा देने और इन संस्थानों को वित्तीय सेवाओं और आजीविका की एक श्रृंखला तक पहुंचाने में सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार का यह प्रमुख कार्यक्रम है। तो यह कार्यक्रम किसका है, किस लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसके बारे में हम लोग जान लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में। अब बात हुई आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई के बारे में हम लोग कुछ पहले क्वेश्चन में भी जान लिए हैं, तो आरबीआई के बारे में यहाँ पर भी दिया हुआ, आप यहाँ भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में वन धन योजना के तहत वार्षिक पुरस्कार 2020-21 पर नागालैंड को कितने राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 7 पुरस्कारों से। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ट्राइफेड के 34वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पहले वन धन वार्षिक पुरस्कार पर नागालैंड को 7 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जूम वेबिनार के माध्यम से केंद्रीय आदिवासी मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। नागालैंड को किस श्रेणी में पुरस्कार मिला है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इस बीच राज्य को 7 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, जैसे सर्वश्रेष्ठ सर्वेक्षण राज्य, सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण और सबसे अधिक संख्या में VDVKC की स्थापना में प्रथम स्थान लाने पर। इसने सर्वश्रेष्ठ बिक्री उत्पन्न और सर्वश्रेष्ठ नवाचार और रचनात्मकता के लिए 3रा स्थान प्राप्त किया है। राज्य को वस्तुओं के लिए अभिनव और रचनात्मक उत्पाद विचारों के लिए पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे आंवला वाइन आपूर्तिकर्ता टोका मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, मशरूम की खेती जिसकी आपूर्तिकर्ता है NBHM। इन सभी के लिए 7 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं नागालैंड को। यह केंद्रीय आदिवासी मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। अब बात हुई नागालैंड के बारे में, तो हम लोग नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। यह भारतीय में एक छोटा सा राज्य नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। RN रवि जी यहाँ का गवर्नर है तथा चीफ मिनिस्टर यहाँ का न्यूप्यू राय है। एक लोकसभा सीट है, एक राज्यसभा सीट है तथा 60 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का एक मुख्य नेशनल पार्क है जिसका नाम है नतांगी नेशनल पार्क। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में
किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को फ्रैक्टल ज्योमेट्री पर आधारित खाद्य कंटेनर से संबंधित एक पेटेंट प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका डाबस नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को फ्रैक्टल ज्योमेट्री पर आधारित खाद्य कंटेनर से संबंधित एक पेटेंट प्रदान किया है। डेबस, जिसका अर्थ है एकीकृत भावना से स्वायत्त बूट स्ट्रैपिंग के लिए उपकरण, यानी डिवाइस फॉर द ऑटोनोमस बूट स्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड सेंटेंस। एआई और प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में अग्रणी स्टीफन थिलर द्वारा बनाई गई एक एआई प्रणाली है। यह मानव प्रणाली मानव मंथन का अनुकरण करती है और नए आविष्कार करती है। डेबस क्या है, डेबस के बारे में जान लेते हैं। डेबस एक प्रकार का विशेष प्रकार का एआई है जिसे अक्सर रचनात्मक मशीन कहा जाता है, क्योंकि वे स्वतंत्र और जटिल कार्य करने में सक्षम होते हैं। यह एप्पल की आईफोन की आवाज सीरी जैसे रोजमर्रा के एआई से अलग है। तो अब चलते हैं, बात हुई है दक्षिण अफ्रीका के बारे में, तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका देश वर्ल्ड मैप में हरा कलर से जो डिनोटेड है यहाँ पर, यह साउदर्न अफ्रीका में पड़ने वाला एक देश है। यह देश का लोगो, यहाँ का 3 कैपिटल है जो कि केप टाउन, प्रिटोरिया तथा ब्लोएमफोंटेन। यहाँ का मतलब साउथ अफ्रीका का 3 कैपिटल्स हैं। यहाँ का करेंसी है साउथ अफ्रीका रैंड। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है यानी कि नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ताड़ के तेल सहित खाना पकाने के तेल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की घोषणा की है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मिशन के तहत किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज से लेकर तकनीक तक सभी सुविधाएं मिले। जबकि भारत चावल, गेहूं और चीनी में आत्मनिर्भर हो गया है, यह पर्याप्त नहीं था क्योंकि देश आयातित खाद्य तेलों पर अत्यधिक निर्भर है। आयात कम करने के उद्देश्य से पिछले कुछ वर्षों से भारत में तिलहन और पाम तेल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र पहले से ही तिलहन और तेल पाम पर एक राष्ट्रीय मिशन चला रहा है। ऐसे भी तेल की महंगाई, जो खाद्य पदार्थ में यूज करने वाला तेल है वो बहुत ही महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से ऐसा करने से किसानों को बहुत ही लाभ होगी। हमारे देश के साथ साथ देश के सभी नागरिकों के साथ साथ खास करके किसानों को भी पूर्ण रूप से लाभ होगी, क्योंकि यह अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा पाम ऑयल की खेती, तिलहन की खेती करेंगे तो इन्हें ज़्यादा लाभ भी होगी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में शरण्या शशि का कोविड-19 जटिलताओं के कारण निधन हो गया है। यह कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन है, यह एक मलयालम अभिनेत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम शरण्या शशि था। यह है इमेज में शरण्या शशि, इनका हाल ही में निधन हो गया है। लोकप्रिय मलयालम फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री शरण्या शशि का कोविड-19 जटिलताओं के कारण निधन हो गया। उन्होंने लगभग 1 दशक तक कैंसर से भी लड़ाई लड़ी थी। इस बीमारी से लड़ने में उल्लेखनीय धैर्य और दृढ़ संकल्प दिखाने के लिए प्रशंसा अर्जित की है। 2012 में उन्हें ब्रेन ट्यूमर होने का पता चला था और इनके कई बीमारियों की वजह से और खास करके कोविड-19 के जटिलताओं को, मतलब कोविड-19 को मजबूत जकड़ लिया था, जिनकी वजह से हाल ही में इस अभिनेत्री का निधन हो गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक्स में के विजेता जो कि गोल्ड विनर है, लास्ट 7वां मेडल जीते थे, जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। इनको हाल ही में बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई ने इन्हें नियुक्त किया है। यह इमेज में नीरज चोपड़ा जी, इन्हें तो कौन नहीं जानता। जैसे कि आजकल तो सोशल मीडिया पर इनके रोज लोग इमेज लगा रहे हैं, क्योंकि जीत के बाद कई राज्य सरकार द्वारा कई पुरस्कार दिए, कई बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा इन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है, कई संस्थाओं के द्वारा पुरस्कार दिया जा रहा है, कई चीज़ के इन्हें पोस्ट पर नियुक्ति किया जा रहा है। जैसे में एक आरबीआई द्वारा भी किया गया, आरबीआई द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। तो इतना बात हम लोग जान लिए कि नीरज चोपड़ा को क्या नियुक्त किया गया है आरबीआई के बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए नियुक्त किया गया है। अब बात हुई आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई के बारे में तो ऐसे हम लोग आज 3 क्वेश्चन आ गया है आरबीआई के बारे में, क्योंकि आरबीआई का न्यूज आज बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से आरबीआई के बारे में हम लोग शुरू में भी पढ़े, बीच में भी पढ़े तथा यहाँ भी पढ़ रहे हैं।
तो आरबीआई के बारे में यहाँ भी आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको आरबीआई के बारे में कुछ दिक्कत ना हो। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत कितवें स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 122वें स्थान पर। लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में युवाओं की स्थिति को मापने वाले नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत 122वें स्थान पर है। सबसे ऊपर सिंगापुर है, उसके बाद स्लोवेनिया, नॉर्वे, माल्टा और डेनमार्क है। 4 मध्य अफ्रीकी गणराज्य दक्षिण सूडान, अफगानिस्तान और नाइजर क्रमशः अंतिम स्थान पर रहे हैं। युवा विकास की त्रैवार्षिक रैंकिंग ने भारत को 2010 और 2018 के बीच सूचकांक में अफगानिस्तान और रूस के साथ शीर्ष 5 में शामिल किया। शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में उनके स्कोर में औसतन 15.74% की वृद्धि हुई है। अब जान लेते हैं सूचकांक के बारे में। युवा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समानता और समावेश, शांति और सुरक्षा और राजनीतिक और नागरिक भागीदारी के विकास के अनुसार सूचकांक 0.00 निम्नतम और 1.00 उच्चतम के बीच देशों को रैंक करता है। यह साक्षरता और मतदान सहित 27 संकेतकों को देखता है जो 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच दुनिया के 1.8 बिलियन लोगों को स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 5.82 करोड़ से अधिक जन धन खाते यानी प्रधानमंत्री जनधन खाता जो है उसको निष्क्रिय सूचित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के द्वारा यह सूचित किया गया है। वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया है कि 5.82 करोड़ रुपए से 5.82 करोड़ से अधिक जन धन यानी पीएमजेडीवाई खाते निष्क्रिय हैं। यह कुल खातों की संख्या का 14% है। इसका मतलब है कि 10 जनधन खातों में से साथ ही चालू खाते को निष्क्रिय माना जाना चाहिए यदि खातों में 2 साल से अधिक की अवधि के लिए कोई लेन देन नहीं है। पीएमजेडीवाई की वेबसाइट के अनुसार जनधन खातों की कुल संख्या 42.83 करोड़ है। शेष लगभग 1.43 लाख करोड़ रुपया है। मतलब कुल 42.83 करोड़ अकाउंट में 1.43 लाख करोड़ रुपए अमाउंट जमा है। अब बात हुई है पीएमजेडीवाई यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में, तो जान लेते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार का एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जो भारतीय नागरिकों के लिए खुला है। 10 वर्ष और उससे अधिक उम्र के नाबालिग भी इससे प्रबंधित करने के लिए अभिभावक के साथ खाता खोल सकते हैं, जिसके उद्देश्य बैंक खातों, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक सस्ती पहुंच का विस्तार करना है। यह वित्तीय समावेशन अभियान 28 अगस्त 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। उन्होंने 15 अगस्त 2014 को अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इस योजना की घोषणा की थी। यानी लॉन्च ईयर है 2014 में ही इसे लॉन्च किया गया था। इसका सेक्टर है फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है pmjdy.gov.in। यह नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ऐप आधारित डिजिटल ऋण मंच डिजिटल प्रयास अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन यानी कि सिडबी। सिडबी ने कम आय वाले समूहों के उद्यमियों को ऋण की सुविधा के लिए एक ऐप आधारित डिजिटल ऋण मंच डिजिटल प्रयास का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य दिन के अंत तक ऋण स्वीकृत करना है। यह मंच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के प्रचार, वित्त पोषण और विकास में लगा हुआ है। अब बात हुई है सिडबी के बारे में, तो हम लोग सिडबी के बारे में जान लेते हैं। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वित्त पोषण, संवर्धन और विकास के लिए शीर्ष संस्था है। यह वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है और पूरे देश में इसके कार्यालय हैं। इसका उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करना और उद्योगों को सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी वित्त में संलग्न करना है और एमएसएमई क्षेत्र में प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है। सिडबी समान गतिविधियों में लगे संस्थानों के कार्यों का समन्वय भी करता है। यह 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय लखनऊ में। सिडबी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो सभी बात को हम लोग जान लिए कि इसका स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यह किसके द्वारा
लॉन्च किया गया था, मतलब स्थापित किया गया था। सिडबी किसके अंतर्गत काम करता है तथा इसके वर्तमान में एजेंसी एग्जीक्यूटिव यानी चेयरमैन एंड एमडी के रूप में है शिवा एस रमन, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है। अब चलते हैं, इतना बात हम लोग सिडबी के बारे में जान लिया। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईटी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने आईटी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक नए पुरस्कार की घोषणा की है। महाराष्ट्र में राजीव गांधी पुरस्कार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्थानों को दिया जाएगा। महाराष्ट्र के सूचना प्रौद्योगिकी और गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व पीएम राजीव गांधी के बाद राज्य में एक पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। तो इस पुरस्कार के बारे में भी हम लोग जान लिया कि इसका नाम अब बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। यह नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नाम बदलकर इसका रख दिया गया है। इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए दिए जाते हैं पुरस्कार में। अब महाराष्ट्र के बारे में तो ये, तो महाराष्ट्र सरकार के बारे में जान लेते हैं। यह है भारतीय मैप में महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई तथा गवर्नर यहाँ का है भगत सिंह कोश्यारी जी। यहाँ का चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी है तथा 48 लोकसभा सीटें, 19 राज्यसभा सीटें हैं तथा 288 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर कुल 78 विधान परिषद है। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क तथा तुंगरेश्वर नेशनल पार्क यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क है। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में प्रख्यात डॉक्टर बालाजी तांबे का निधन हो गया है। यह कौन थे? तो यह एक आयुर्वेदाचार्य थे। यह है इमेज में बालाजी तांबे। यह एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता जो एक आयुर्वेद चिकित्सक और योग के प्रस्तावक भी थे। डॉक्टर बालाजी तांबे का हाल ही में निधन हो गया है। लोनावाला के पास एक समग्र चिकित्सा केंद्र आत्मसतुलना गांव के संस्थापक डॉक्टर तांबे ने आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी, योग एंड आयुर्वेदा पर कई किताबें भी लिखी थी। उन्होंने आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। तो इतना बात हम लोग जान लिया आयुर्वेदाचार्य बालाजी तांबे के बारे में। यह इमेज में ये इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब चलते हैं आज कल के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था कि किस केंद्र शासित प्रदेश में जल्द ही मालदीव के समान वाटर विला होंगे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि लक्षद्वीप। अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, कौन अनिल कुंबले को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले डेज को आप कमेंट बॉक्स में सीरियल वाइज से लिखा करें। आशा करता हूं आप कल के वीडियो का जो क्वेश्चन लास्ट में दिया हुआ था आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में सही दिए होंगे और आज का जवाब भी आप सही देंगे। चलिए तो दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।